नमस्कार दोस्तों, मैं सांडिल अनुज पथज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण यदि टॉपिक में बात करूं तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। यदि मुझे सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ने के लिए कहा जाए तो मैं सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में स्टडी करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आपसे कुछ बेसिक चीजों के बारे में जो है बात करूंगा। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार जो है कितने तरीके के हैं, मौलिक अधिकार को नैरो सेंस में क्या बताया गया है, वाइडर सेंस में इसे क्या डिफाइन किया गया है, इसका किस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाता है और किन किन मौलिक अधिकारों को सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार जो नागरिक और व्यक्ति को मिले हुए हैं, गैर नागरिकों को भी मिले हुए हैं। इन सारे चीजों के बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे आज। मौलिक अधिकार को यदि देखा जाए तो सामान्य अर्थ में और वाइडर सेंस में यदि मैं आपसे बात करूं तो वाइडर सेंस में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके इनके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हैं, उन्हें भी देखा जाएगा। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं कि वाइडर सेंस में क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स। यानी फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट which is significant for the holistic development of the human being। यानी मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है, उनके मोरल डेवलपमेंट्स के बारे में बात, उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में बात है, उनके फिजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बात है। यानी सर्वांगीण विकास के एज अ होल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, वो आपके फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं और ये वाइडर सेंस में है। यानी मैंने आपसे बताया कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है वो अधिकार आपके मौलिक अधिकार कहलाते हैं और ये वाइडर सेंस में कहा गया। नैरो सेंस में देखा जाए कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं तो नैरो सेंस में फंडामेंटल राइट्स यानी जिन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया है वो अधिकार आपके मौलिक अधिकार कहलाते हैं और ये उसकी नैरो डेफिनेशन है, नैरो सेंस में बात किया गया है। तो दो सेंस में मैंने आपसे बात किया। वाइडर सेंस में fundamental rights are those rights which is significant for the holistic development of the human personality or human being, that is the wider sense। और सेकंड मैंने आपको बताया कि जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन किया गया है वो आपके मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स पर आने से पहले मैं आपको राइट्स के बारे में बात करूंगा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइट्स क्या होते हैं। तो राइट इज जस्ट अ इंटरेस्ट और अ क्लेम। राइट जो है वो इंटरेस्ट है या क्लेम है, कोई आपका दावा या कोई हित जो है वही व्यक्ति का जो है वो अधिकार होता है। राइट्स जो है ये मोरल राइट्स भी हो सकते हैं, ये लीगल राइट्स भी हो सकते हैं। ये अधिकार जो आपका हित है या दावा है, यदि किसी स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा इसे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है या इसे रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है तो ये आपका राइट जो है वो लीगल राइट कहलाता है। यानी दोज राइट विच इज प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट इज नोन एज अ लीगल राइट। राइट क्या है? राइट इज जस्ट अ इंटरेस्ट और अ क्लेम। राइट एक अधिकार जो है एक हित या दावा है और यही हित या दावा जब किसी राज्य के द्वारा प्रोटेक्ट कर दिया जाता है और उसे मान्यता दे दी जाती है तो वह अधिकार आपका विधिक अधिकार कहलाता है, लीगल राइट्स कहलाता है। और यही लीगल राइट्स जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाता है तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहलाता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के यदि पार्ट 3 के अंतर्गत यदि उन राइट्स को उल्लिखित कर दिया गया है तो वो आपका मौलिक अधिकार कहलाता है। यदि मैं एक सेट बनाऊं तो सबसे बड़ा जो सेट होगा वो आपका राइट्स का होगा, ये अधिकारों का होगा। जब इन्हीं राइट्स में से कुछ अधिकारों को राज्य के द्वारा यदि प्रोटेक्ट कर दिया गया है और रिकॉग्नाइज कर दिया गया है तो ये आपका लीगल राइट्स कहलाएगा, विधिक अधिकार आपके कहलाएंगे। और इन्हीं लीगल राइट्स को जब आपके संविधान का भाग बना लिया जाएगा, यानी संविधान के द्वारा जिन अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया गया है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहलाएगा, संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। और यही कॉन्स्टिट्यूशन के यदि पार्ट 3 में बात करें, पार्ट 3 में, तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स कहलाएगा, फंडामेंटल राइट्स।
यानी भारत के संविधान की मैं बात करूं तो भारत के संविधान के पार्ट 3 में भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेकर के 35 तक 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है और ये संविधान के अंतर्गत आते हैं और संविधान के अंतर्गत जो अधिकार आपके सुनिश्चित किए गए हैं वो आपके संवैधानिक अधिकार होंगे और जो किसी अधिनियम के द्वारा, किसी स्टैट्यूट के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो आपके लीगल राइट्स होते हैं। और ये राइट्स मैंने आपको बताया कि आपका क्या है, ये राइट्स आपका इंटरेस्ट होता है या क्लेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स is a constitutional right, but all the constitutional right is not a fundamental right. इसी तरीके से all the constitutional right is a legal right, but all the legal right is not a constitutional right. और इसी तरीके से all the rights, all the legal rights is a right, but all the rights is not a legal right. Legal rights क्या होंगे? तो सामंड इस बात को डिफाइन करते हैं, सामंड कि कोई भी ऐसा अधिकार जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो या स्टेट के द्वारा प्रोटेक्ट कर दिया गया हो, वह अधिकार आपका विधिक अधिकार कहलाता है। तो मेरी आज जो चर्चा होगी आपके साथ वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होगी। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया वाइडर सेंस में और नैरोवर सेंस में। तो नैरोवर सेंस क्या है? जब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 की बात करेंगे जो 12 से लेकर के 35 तक में अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वो अधिकार आपके मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में 6 प्रकार के बताए गए हैं। जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है 14 से लेकर के 18 तक, राइट फ्रीडम्स के राइट के बारे में बात करता है 19, 20, 21 और 22, और फिर राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन की जो बात कर रहा है 23 एंड 24, और फिर राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में जो बात किया गया है 25 से लेकर के 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात किया है 29 और 30, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 32। यानी स्पेसिफिकली यदि फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो 6 तरीके के मौलिक अधिकार भारत में जो है वो सुनिश्चित किए गए हैं। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म का अधिकार है, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक संरक्षण का अधिकार आपको दिया गया है। ये 6 तरीके के मौलिक अधिकार है। मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं भारत के संविधान के अंतर्गत। इनके एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप जाओगे तो सबसे पहले 1215 में किंग जॉन के द्वारा इंग्लैंड में, और 1215 की यानी 1215 एडी की बात कर रहा हूं, और उस समय जो दासता का काल चल रहा था राजशाही तंत्रों में, उस बार और उस समय पहली बार किंग जॉन के द्वारा कुछ अधिकारों को अपनी जनता के लिए सुनिश्चित किए गए, और इसीलिए इसे मौलिक अधिकारों का, इन्हें राइट्स का मैग्ना कार्टा कहा गया, जो 1215 में दिया गया। और इसी के बाद जो बिल ऑफ राइट्स की डिमांड हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय 1789 में, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्राप्त किया गया था, और 1789 में ही मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का संविधान लागू किया गया था, और पहला ऐसा देश था जिसने इन मौलिक अधिकारों को, और ये जो अधिकार थे बिल ऑफ राइट्स में, दैट वाज द डिमांड ऑफ दैट वाज द बंडल ऑफ द ह्यूमन राइट्स, वो ह्यूमन राइट्स थे। और इन्हीं ह्यूमन राइट्स को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पहली बार अपने संविधान में संवैधानिक स्थिति प्राप्त की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। यानी मैंने आपको स्पष्ट किया था लास्ट लेक्चर में कि 1787 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया जाता है, 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, और 1791 में वहां पे फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, शामिल किया जाता है। और ये वो समय है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है, जहां पे बिल ऑफ राइट्स की बात की गई थी, आपके बिल ऑफ राइट्स। और ये जो बिल ऑफ राइट्स थे ये क्या थे? ये ह्यूमन राइट्स थे, ह्यूमन राइट्स, ये डिमांड ऑफ द ह्यूमन राइट्स थे। और इसी समय इस बिल ऑफ राइट्स को अमेरिका ने क्या किया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसे अडॉप्ट करा, संवैधानिक स्थिति प्रदान की। लेकिन अमेरिका ने एक मिस्टेक किया था, ये जो फंडामेंटल राइट्स उन्होंने अपने यहां इनकॉर्पोरेट किया था उसे एब्सोल्यूट राइट बनाया था, आत्यंतिक अधिकार बना दिया था, और इस वजह से वहां पे सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हुई, क्योंकि दीज राइट्स वेयर एब्सोल्यूट राइट, वो एब्सोल्यूट राइट बना दिए गए थे।
सिविल वॉर की कंडीशन में वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर को एडॉप्ट किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर था, ये वहां की सुप्रीम कोर्ट यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को एडॉप्ट करके वहां के फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन जो किया वो स्टेट्स के फेवर में किया और फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया। हमने अपने यहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया वो इंस्पायर्ड था, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया, यूएसए से लिया था, लेकिन हमने अपने यहाँ मौलिक अधिकारों को जो शामिल किया वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अधीन रखा। हमारे यहाँ का जो मौलिक अधिकार है वह अधिकार एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अधीन है। हमारे यहाँ का जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार रिस्ट्रिक्टेड है। मैंने आपको बताया कि ये राइट्स जो है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, ये इंटेल करता है किसी भी पर्सनालिटी के संपूर्ण विकास के लिए, यानी उसके नैतिक विकास, उसके सामाजिक विकास, उसके आर्थिक विकास, उसके आध्यात्मिक विकास, उसके शैक्षिक विकास, यानी पूरी पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होगा इसी राइट्स के द्वारा ही संभव है। इसे फंडामेंटल कहा जाता है, फंडामेंटल राइट है, ये बर्थ राइट के नाम से भी जाना जाता है, ये इनहेरेंट राइट के नाम से जाना जाता है, ये इनएलिनेबल राइट्स के नाम से जाना जाता है, ये नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स के नाम से जाना जाता है। यानी ये इसके उपनाम है जो मैं आपसे बता रहा हूं, ये बर्थ राइट्स भी बोला जाता है इसे। और बर्थ राइट इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो राइट है ये किसी स्टेट के द्वारा नहीं प्रदान किया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया है, ये बाय बर्थ आपको मिला हुआ है। स्टेट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, स्टेट जो है इसको स्पॉन्सर्ड नहीं करता है, स्टेट जो है वो किसी व्यक्ति को नहीं देता है और इसीलिए इसे जन्म लेते ही ये अधिकार आपको प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको बर्थ राइट भी कहा जाता है। ये इनहेरेंट राइट भी होता है, ये आपके साथ साथ जुड़ा राइट होता है, इनहेरेंट राइट भी इसे बोला जाता है। ये बेसिक राइट्स होता है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके बेसिक राइट्स हैं, ये मूलभूत अधिकार है। और ये जो राइट्स है आपका नॉन एलिनेबल राइट्स है, इसको एलिनेट नहीं किया जा सकता है, नॉन एलिनेबल राइट्स भी बोला जाता है। ये नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स होता है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ये उपनाम है आपके जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है। मैंने आपसे बताया, आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, जो कि पढ़ेंगे हम लोग वेबर का कॉन्सेप्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने राइट्स को वेव कर सकते हो, त्याग सकते हो, इसका अभित्याग आप कर सकते हो, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स का वेव नहीं कर सकते। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर जो है वो इंडिया में प्रिवेल नहीं करती है, ये इंडिया में लागू नहीं होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर है, इसका मतलब यू कैन वेव योर फंडामेंटल राइट्स, आप अपने फंडामेंटल राइट्स को त्याग सकते हो, जबकि इंडिया में आप अपने फंडामेंटल राइट्स को त्याग नहीं सकते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉन एलिनेबल राइट्स, इनएलिनेबल राइट्स या नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स भी बोला जाता है। यहां पे इसके पीछे का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अगेंस्ट मिले होते हैं? वो स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। इन जनरल जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने फंडामेंटल राइट्स का त्याग कर दिया जाए और अन्य व्यक्ति उन फंडामेंटल राइट्स को एंटरटेन करें, यहां पे दो व्यक्ति है, इसने अपने फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर दिया और यह व्यक्ति जो है वो फंडामेंटल राइट्स को रखता है, तो यहां पे स्टेट जो है वो इसके साथ दूसरा व्यवहार कर सकता है और इसके साथ दूसरा व्यवहार करेगा। इसका मतलब स्टेट जो है वो इंडिविजुअल के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है जब किसी व्यक्ति ने अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर दिया। इसका मतलब स्टेट इंपावर्ड हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, जो कि आर्टिकल 14 का वायलेशन माना जाता है कि स्टेट जो है वो पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। और इसलिए हमने डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई द फंडामेंटल राइट इज नॉट आर
नॉन एलिनेबल राइट्स, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, इनएलिनेबल राइट्स बोला जाता है। तो ये जो मौलिक अधिकार है आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि 6 तरीके के मौलिक अधिकार आपके यहां है। पहली बार जो है 1215 में किंग जॉन के द्वारा इसे दिया गया अपने नागरिकों को, और ये बात आपको मैंने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये बंडल ऑफ ह्यूमन राइट्स थे जिसके लिए वहां का रेवोल्यूशन किया गया था, और 1789 में अमेरिका ने इसे शामिल किया, और 1791 में 1791 में फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अमेरिका ने उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया, उससे एब्सोल्यूट राइट बनाया। वहां पे सिविल वॉर के कॉन्सेप्ट पैदा हुए। सिविल वॉर से बचने के लिए वहां की सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करा, जिससे फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन जो किया, वहां पे उनके ऊपर उसी के आधार पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए। जबकि हमने अपने यहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये इंस्पिरेशन लेते हुए फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया। पार्ट 3 में 12 से लेकर के 35 तक 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स, 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया। बट द फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। ये हमारे यहाँ आत्यंतिक अधिकार के तौर पर नहीं बनाए गए। पहला मैंने आपको बताया जो अधिकार है आपका, वो इन जनरल 12 और 13, वो जनरल के बारे में बात कर रहा है। 14 से लेकर के 18 जो है इक्वलिटी के बाद इक्वालिटी के बारे में बात करता है। 19 से लेकर के 22 तक जो है फ्रीडम के राइट्स के बारे में बात कर रहा है, और 23 और 24 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। 25 से 28 जो है रिलीजन के फ्रीडम के बारे में बात करता है। 29 और 30 जो है वो आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है, और 32 जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में बात करता है। यहां पे ये जो नेचर है आपके फंडामेंटल राइट्स के, वो मैंने आपको बता दिया। ये नेचुरल राइट्स है, यानी सबसे पहले जब जॉन लॉक के बारे में आप देखोगे तो जॉन लॉक के बारे में जॉन लॉक ने स्पष्ट किया था कि ये अधिकार जो है वो नेचुरल राइट्स हैं। व्यक्ति के जो स्वतंत्रता के अधिकार है ये नेचुरल राइट्स हैं, जो कि उसे बाय बर्थ प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार जो होता है ये हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर एक रिस्ट्रेंट इंपोज करता है, और इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये सीमा तय करता है कि एग्जीक्यूटिव कौन सा काम करेगी, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर किस तरीके के कानून को बनाएगा। इसके लिए एक लिमिटेशन जो है वो आपके फंडामेंटल राइट या पार्ट 3 से जो है वो स्पष्ट होती है। जब अभी मैं आर्टिकल पे आऊंगा, अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। आर्टिकल 13 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वो स्पष्ट करता है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है। इसका मतलब हमारा लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करे। इसका तात्पर्य यह है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर एक रिस्ट्रेंट इंपोज करता है। यहां ये जो आपका फंडामेंटल राइट होता है ये इनफोर्सिबल राइट है, यानी पार्ट 3 के अंतर्गत जो आपके मौलिक अधिकार है उसे इन्फोर्स किया जा सकता है, इज अ इनफोर्सिबल राइट। आपने देखा कि आर्टिकल 32 विच इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो अनुच्छेद 32 या आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, 226 हाई कोर्ट में और 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में आप इन राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं, और ये जो राइट्स होता है वो आपका इनफोर्सिबल राइट्स होता है। अब यहां पे एक बात स्पष्ट कर दें आपको कि इनका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो लिबरल इंटरप्रिटेशन होता है, इन पब्लिक इंटरेस्ट में इनका इंटरप्रिटेशन होता है। मैं आपको फंडामेंटल राइट्स की वो मूलभूत चीजें बता रहा हूं, अभी किसी आर्टिकल के बारे में मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपके यहां कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को भी मिले हैं। ऐसे फंडामेंटल राइट जो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं, इन्हें याद रखिएगा, प्रीलिम्स में ये कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं। ये आपके आर्टिकल 15,
आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि ये किसको मिले हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिटीजन्स को मिले हुए हैं। यानी आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके सिटीजन्स को मिले हैं। रिमेन्स आर्टिकल सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन, इट मींस पर्सन को मिले हुए हैं, व्यक्ति को मिले हैं, और व्यक्ति के अंतर्गत जो है आपके नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं। दूसरी कंडीशन आप समझ लीजिए कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं कैन बी सस्पेंडेड, इन्हें क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। वो कौन कौन से आर्टिकल है जहां पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है? तो इनके बारे में आप देखो, आर्टिकल 33 के अंतर्गत इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 34 जब आपके यहां मार्शल लॉ अप्लाई है तो इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, और 358 में इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, और 359 में इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। दो ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया है और बताया गया कि 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ये 20 और 21 को छोड़ करके, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, इनको छोड़ करके आप मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 के अंतर्गत जब मार्शल लॉ अप्लाई है आपका, वहां पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। 358 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। ये प्रोविजन थोड़ा सा समझ लीजिए यहां पे। ये 358 और 359 की कंडीशन क्या है कि जब आपके यहां 352 में नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, नेशनल इमरजेंसी जब इंपोज की जाएगी तो 3 ग्राउंड्स हैं आपके नेशनल इमरजेंसी के। मैं इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तो बहुत ही एलेबोरेटिव वे में इस पर डिस्कस करेंगे। अभी आप थोड़ी देर के लिए समझिए इसे कि वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और आर्म्ड रिवेलियन है। यानी ये 3 ग्राउंड्स के आधार पर या इनमें से मोर देन 1 ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है अंडर द आर्टिकल 352। और यदि फर्स्ट 2 ग्राउंड्स के आधार पर यदि आपके यहां यदि इमरजेंसी इंपोज किया गया है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 358 क्या हो सकता है? पैदा हो सकता है, तुरंत पैदा हो जाता है। और ये बताया है कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली when the national emergency is imposed on the first 2 ground, that is a war and external aggression। इसी के साथ साथ 358 भी जो है वो जन्म लेता है, और 358 में ये बताया गया है कि आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंड। यानी जो ए से लेकर के जो आपके यहां जी तक में बात किया गया है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, फॉर्मेशंस ऑफ द एसोसिएशन, ये जो आपके राइट्स हैं ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे अंडर द आर्टिकल 358 के अंतर्गत। और यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि अदर फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए तो 359 के अंतर्गत प्रेसिडेंट इस बात को प्रोमोलगेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो इन जनरल आपसे मैंने जो बात करी वो क्या है कि ये 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ये कौन है आपके? जो आपके आर्म फोर्सेस है आपकी, जो आपके इंटेलिजेंस है या जो काउंटर इंटेलिजेंस है, फॉर द बेटर डिसिप्लिन, फॉर द बेटर डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर ड्यूटी, वहां पे उनके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। 34 जहां पे मार्शल लॉ लागू हुआ है वहां पे किया जा सकता है। 358 जहां पे नेशनल इमरजेंसी आपके वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पर है वहां पे आर्टिकल 19 यानी फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। और अदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रोमोलगेट कर सकते हैं, उसे सस्पेंड कर सकते हैं, और एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो मैंने आपसे बताया कि 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिटीजन्स को मिले हुए हैं, और रिमेन्स आर्टिकल्स जो है वो पर्सन को मिले हैं, यानी सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन्स को मिले हुए हैं। फिर मैंने आपको बताया कि 4 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है। अब जरा इनके इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें। यदि मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करूं तो आपने देखा है कि आपके यहां ये जो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट एनलिस्टेड हैं, एन्यूमरेटेड हैं आपके यहां, इसके अलावा भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं
ये बात मेनका गांधी के केस में बताया गया है। मेनका गांधी के केस में यह स्पष्ट किया गया कि वो फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन्यूमरेटेड है, ये बात समझिएगा जरा, कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको मेंशन किया गया है वो तो फंडामेंटल राइट्स ही हैं, लेकिन वो राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, उन्हें नहीं मेंशन किया गया है, एक्सप्रेसली नहीं है, लेकिन ये जो राइट्स हैं इन फंडामेंटल राइट्स के लिए अपरिहार्य है, इनएविटेबल है फॉर द एग्जिस्टेंस और फॉर द मेंटेनिंग ऑफ दिस फंडामेंटल राइट, then this right is also declared as a fundamental right or this right is also considered as a fundamental right। मैं आपसे फिर से स्पष्ट करता हूं, मैंने क्या कहा कि ऐसे फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं वो तो फंडामेंटल राइट्स ही हैं, लेकिन ऐसे फंडामेंटल राइट्स जिन्हें एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है 12 से लेकर के 35 तक में, वो कहीं भी मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये अधिकार जो रिटन फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बेसिस के लिए, उनके फाउंडेशन के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए ये राइट्स जो है इनएविटेबल है, उनके लिए बेसिस है, उनके लिए आधार है, तो भले ही ये उल्लिखित नहीं किए गए हैं इन्हें भी माना जाएगा कि ये फंडामेंटल राइट्स होंगे। मैं इसको एक एग्जांपल से स्पष्ट करता हूं। जब हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 में यह बात स्पष्ट की गई है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, यानी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वर्ड है यहां पे, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहां पे पर्सनल लिबर्टी जो होगी आपकी, उससे आपको डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इट मींस लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी को बिना किसी विधि के, बिना किसी प्रक्रिया के आपको वंचित नहीं किया जाएगा। ये द टर्म लाइफ ये मेंशन्ड है आर्टिकल 21 में, लेकिन आप ये देखिए कि आर्टिकल 21 में यदि मैं हेल्थ की बात करूं तो नो वेयर मेंशन्ड फ्रॉम 12 to 35। राइट टू हेल्थ जो है वो 12 से लेकर के 35 तक में कहीं भी उल्लिखित नहीं है, लेकिन हेल्थ जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप इसको मेंटेन नहीं करोगे, इस राइट को यानी राइट टू हेल्थ को यदि आप सुरक्षित नहीं करोगे तो आपकी लाइफ जो है वो क्या कर जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। और ये जो लाइफ के बारे में बात किया गया है ये मेंशन है आपके कहां पे, आर्टिकल 21 में। मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे राइट्स, ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो किसी आर्टिकल्स में मेंशन है और ऐसे राइट्स जो किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, लेकिन वो इस मेंशन्ड राइट के लिए क्या है, आधार है। इसका मतलब यदि आप हेल्थ को इंश्योर नहीं करोगे तो दिस लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड, दिस लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्टेड। तो इसलिए ये राइट टू हेल्थ इज द बेसिस ऑफ द लाइफ एंड दैट्स व्हाई राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी इंटरप्रिटेशन के बाद जो एग्जॉस्टिव इंटरप्रिटेशन किया गया मेनका गांधी के द्वारा कि ऐसे अधिकार जो भारतीय संविधान में 12 से लेकर के 35 तक में कहीं उल्लिखित नहीं किए गए हैं, लेकिन उल्लिखित मौलिक अधिकारों के लिए यदि वो आवश्यक है तो वह भी मौलिक अधिकार माने जाएंगे, उन्हें डिक्लेयर किया जाएगा। और इसी के आधार पर आप देखिए आर्टिकल 21 का जो है एक लॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है। मैं इसी दूसरी बात को कह रहा हूं, ये आपका लाइफ है। अब आप बताइए कि यानी राइट टू गेट द फ्रेश एयर, राइट टू गेट द फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर, ये कहीं पे भी मौलिक अधिकारों के तौर पर मेंशन नहीं किया है, बट इट इज अ फंडामेंटल राइट। ये आपका क्या होगा, फंडामेंटल राइट होगा अंडर द आर्टिकल 21, क्योंकि जब तक फ्रेश एयर और क्लीन वाटर नहीं होगा तब तक लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। यहां पे ये बात स्पष्ट हो गई होगी आपको। मैंने कहा कि इंटरप्रिटेशन कैसा करना है, इस तरीके से करना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को एलाबोरेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, उसे एग्जॉस्टिव मीनिंग देना है।
एलाबोरेटिव मीनिंग देना है, और ऐसे अधिकार जो आपके 12 से 35 में कहीं उल्लिखित नहीं है, लेकिन वो अधिकार, वो फंडामेंटल राइट जो एक्सप्रेसली मेंशन्ड है, उनके लिए वो बेसिस बनाते हैं, उनके बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो भले ही वो उल्लिखित नहीं है, उन्हें डिक्लेयर किया जाएगा एज अ फंडामेंटल राइट। इसी तरीके से देखिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर जो है वो क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। राइट टू स्लीप जो है ये क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति को यदि 25 दिन तक सोने का अधिकार ना हो तो वह व्यक्ति लाइफ उसकी क्या हो जाएगी, एंडेंजर्ड हो जाएगी, सस्टेन नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई the right to sleep is also a fundamental right, right to shelter is also the fundamental right, right to health is also a fundamental right। ये क्या हो गए, right to get the fresh air and clean waters, all these rights are not mentioned, ये mentioned नहीं है। In spite of this they are considered as a fundamental right, and this things was interpreted by the मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कहां से आया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से आया। यहां पे ये बात स्पष्ट हो गई होगी मौलिक अधिकार के तौर पर आपके कि ये क्या है आपके। मैं आपसे स्पष्ट करूं, अभी तक जो है मैं किसी भी आर्टिकल्स की बात नहीं करा, मैंने आपको सामान्य तौर पे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। मौलिक अधिकार का दो सेंस बताया मैंने आपको, ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो आपका मौलिक अधिकार होगा। और फिर दूसरा बताया कि जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। फिर मैंने आपको उनकी नेचर के बारे में बताया कि मौलिक अधिकार जो होते हैं ये हमारे नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं, इनएलिएनेबल राइट्स होते हैं, इन्हें आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार जो है कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को मिले हैं, उसमें मैंने 5 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। 5 में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। और फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो आपके सस्पेंड किए जा सकते हैं, कहां कहां पे किए जा सकते हैं। तो मैंने आर्टिकल 33 के अंतर्गत बताया, 34 के अंतर्गत बताया, मैंने आपको 358 एंड 359 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पे फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकेगा, सस्पेंड किया जा सकेगा। फिर मैंने आपको बताया कि क्या मौलिक अधिकार वही अधिकार है जो आपके यहां 12 से 35 में उल्लिखित है। नो, ये इंटरप्रेट किया गया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्पष्ट किया गया कि वो अधिकार जो भले ही भारत के संविधान के पार्ट 3 में उल्लिखित नहीं है, लेकिन वो उल्लिखित मौलिक अधिकारों के लिए बेसिस है, उनके एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक है, तो उन्हें मौलिक अधिकार डिक्लेयर किया जाएगा, उन्हें मौलिक अधिकार माना जाएगा। इतनी बातें मैंने आपसे स्पष्ट करी। मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास, ये हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं। यानी मैंने आपसे जो स्पष्ट किया कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है, बाकी जो रिमेन्स आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स ये किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं, ये स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं। अगेंस्ट स्टेट, राज्य के खिलाफ मिले हुए हैं। और दूसरा, ये कुछ ऐसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल्स, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो किसके खिलाफ मिले हैं, वो स्टेट के खिलाफ और इंडिविजुअल। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 स्टेट को अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को रोकने के लिए मना किया गया है, वहां पे उसे निगेट किया गया है कि इस तरीके की प्रैक्टिस स्टेट नहीं करेगा। एज वेल एज इंडिविजुअल्स को भी यहां पे प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल इस प्रैक्टिस को जो है कंडक्ट नहीं करेगा, इसे प्रैक्टिस में नहीं लेके आएगा, ये बात पनिशेबल होगी। यहां पे आर्टिकल 17 स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल के पास भी है। इसी तरीके से बॉन्डेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है, या जो आर्टिकल 24 है आपका, वो भी यानी स्टेट के साथ साथ ये व्यक्तियों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो मैंने आपसे बताया इन जनरल आपका जो फंडामेंटल राइट है वो किसके अगेंस्ट है, स्टेट के। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो स्टेट और इंडिविजुअल दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। इन जनरल की बात कर रहा हूं। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको देखिए, यदि इनका कंफ्लिक्ट होता है, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस लीगल राइट, यदि मौलिक अधिकारों और
विधिक अधिकारों के बीच में यदि कंट्राडिक्शन हो, या फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यदि इनके बीच में कंफ्लिक्ट हो, या फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स के बीच में यदि कोई कंफ्लिक्ट हो, तो कौन प्रिवेल करेगा, ये बातें स्पष्ट की गई हैं आपकी। ये बातें जो है वो क्लियर की गई हैं आपके। देखें भैया, तो पहला जो है आपका वो क्या है, पहली चीजें जो है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस लीगल राइट्स, कौन प्रिवेल करेगा, देयर इज नो डाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यहां पे जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। यानी इसका मतलब कि यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में विवाद है, इसका विशद अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। अभी इन बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। तो जनरली ये जो पार्ट थर्ड में है, दिस वन इज अ पार्ट फोर्थ, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 में है। ये इन्फोर्सिबल होता है और ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होता है। इन जनरल यदि इनके और इनके बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट है, तो कुछ अपवादों को छोड़ करके फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेगा। यानी प्राइमा फेसी कोर्ट जो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करेगी, यानी इन्हें भी प्रिवेल करेगी, इन्हें भी प्रिवेल करेगी। और यदि इनके बीच में डायरेक्ट कंफ्लिक्ट है और उनके बीच में पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो कुछ अपवादों को छोड़ करके कौन प्रिवेल कर जाएगा, फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल करेगा। और यदि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, तो विच फंडामेंटल राइट प्रिवेल, तो यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज को अपनाया जाएगा, यानी लोक नीति के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। और जिस फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल कराने से, जिसके वो अपलिफ्ट करने से क्या हो जाए, जिस फंडामेंटल राइट्स के प्रिवेल कराने से हमारा पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाएगा, प्रिवेल कराया जाएगा। तो यहां तक ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यहां पे तो कोई डाउट ही नहीं है। ये बात हम लोग जब डीपीएसपी और उनके रिलेशंस पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स पर, ये बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी। और फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट्स के बीच में यदि कोई कंफ्लिक्ट होगा, तो वहां पे उस फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट जो है प्रिवेल करती है, जिससे मैक्सिमम पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जहां पे मेजर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जहां से मेजर पब्लिक इंटरेस्ट जो है प्रमोट होता है, उस फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल किया जाएगा। ये बेसिक बातें हैं आपकी। फिर मैंने आपसे बताया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये एफआर जो है वो स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं। यहां पे स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं आपको, और कुछ आपवादिक स्थिति मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट है। अभी आर्टिकल जब आप 12 पढ़ते हो, तो वहां पे स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी कैटेगराइज किया गया है कि स्टेट में कौन व्यक्ति शामिल है। तो देखिए यहां पे जो स्टेट टर्म आया हुआ है, बहुत ही वाइड टर्म है स्टेट का। यानी आर्टिकल 12 में जो स्टेट को डिफाइन किया गया है, जो कैटेगराइज किया गया है, वो बहुत ही वाइड टर्म में है। मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे स्टेट जो है वो किसी टेरिटरीज के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये किसी प्रोविंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये उत्तराखंड ये आपके एमपी के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी प्रोविंस के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्टेट का अर्थ जो है वो आर्टिकल 12 में बताया गया है। और यही बात जो आर्टिकल 12 में बताई गई है, वही जब हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए आर्टिकल 36 में बताया गया। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 ये पार्ट थर्ड में स्टेट की बात करता है। पार्ट थर्ड का मतलब एफआर, जैसे ही मैं पार्ट थर्ड बोलूं इसका मतलब फंडामेंटल राइट। यदि मैं पार्ट 4 की बात करूं, इसका मतलब कौन सा, डीपीएसपी। और डीपीएसपी इसका जो प्रोविजन है वो कहां से कहां तक है, 12 से लेकर के 35 तक है। और इसका जो प्रोविजन है आपका 36 से लेकर के 51 तक है। यहां पे 12 में स्टेट है और 36 में स्टेट है। और कहता है कि 36 में क्या कहा गया है, 36 में कहा गया है कि स्टेट का मीनिंग वही होगा जो आर्टिकल 12 में बताया गया है। इसका मतलब 12 इज इक्वल टू 36। 36 में क्या बताया गया कि स्टेट वही होगा जो 12 में बताया गया है। और 12 में क्या बताया गया है, यह बात स्पष्ट की गई है। आर्टिकल कौन सा, 12। ये 4 बातें हैं, इन्हें स्पष्ट करना है। आपने देखा है कि पहली चीज कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट,
याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और कौन सी है आपकी? पार्लियामेंट है। दूसरी बात लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और कौन सा है आपका? स्टेट लेजिस्लेचर। और तीसरा जो है आपका थर्ड जो है ये लोकल अथॉरिटी की बात कर रहा है, लोकल अथॉरिटी। अब आप देखिए लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में आपकी कौन सी है? पंचायत की बात है, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात है। ये जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात कर रहा है। और जो आपका फोर्थ क्लास है वो अदर अथॉरिटी के बारे में बात कर रहा है। अदर अथॉरिटी, ये जो 4 बातें यहां पे बताई गई हैं आर्टिकल 12 में, और ये किसकी संज्ञा को प्राप्त करेंगे, किस श्रेणी को में जाएंगे? तो ये आपके स्टेट होंगे। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट है, पार्लियामेंट जो है वो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपकी स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट है, लोकल अथॉरिटी जो है वो आपके स्टेट है, अदर अथॉरिटीज जो है वो आपकी स्टेट है। इसका मतलब यह है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स किसी को मिले हुए हैं वो सारे के सारे किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं? इन लोगों के अगेंस्ट मिले हुए हैं। इसका मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। क्यों? क्योंकि ये कौन है? स्टेट है। आर्टिकल 12 में ये बात क्या है? स्टेट है। ये जो पार्लियामेंट है वो कौन है? आपका स्टेट। ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है। ये क्यों? क्योंकि ये स्टेट है। किसके अगेंस्ट मिला हुआ है? स्टेट के अगेंस्ट। यदि मैं प्रोविंस की बात करूं, यानी इसको इतना वाइडर टर्म में यदि डिफाइन न किया गया होता, यदि मैं सिर्फ स्टेट की बात करता, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात करता या किसी प्रोविंस की बात करता स्टेट के अंतर्गत, तो जो अदर एंटिटीज थी वो आराम से आपके फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर सकती थी, छीन सकती थी आपको। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं के द्वारा इस स्टेट को एक एग्जॉस्टिव टर्म दिया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, और लोकल अथॉरिटीज जो है आपकी वो कौन है? आपके पंचायत हैं या म्यूनिसिपैलिटीज हैं, और अदर अथॉरिटीज जो है ये डिक्लेयर किया जाएगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी वेदर सच अदर अथॉरिटीज आर स्टेट और नॉट। ये हम इलेबोरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। अब जरा देखिए यहां पे, जब आप गवर्नमेंट को देखते हो, गवर्नमेंट के 3 आर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट के कितने आर्गन्स हैं आपकी? 3 आर्गन्स हैं। पहला जो है आपने देखा है एग्जीक्यूटिव का पार्ट, दूसरा जो है वो लेजिस्लेचर का, तीसरा जो है वो जुडिशरी। यहां पे जरा देखिए, ये जो एग्जीक्यूटिव है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है। जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, यही आपकी पार्लियामेंट है या आपका स्टेट लेजिस्लेचर है आपका। यहां पे आप देखिए कि जो आर्टिकल 12 में जो स्पष्ट किया गया है, यहां पे जुडिशरी को कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। यानी 3 आर्गन्स में आर्टिकल 12 में देखोगे तो 2 की बात किया गया है, और एक यानी जो जुडिशरी वाला आर्गन है उसे स्टेट में शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर द जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट। ये क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन अभी आप यहीं से स्पष्ट कर लीजिए, ये किसका पार्ट बना रहा है? आपका एग्जीक्यूटिव का, तो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है। ये किसका भाग बना रहा है? लेजिस्लेचर का। लेकिन इस कॉलम में कहीं पे भी जुडिशरी के बारे में बात नहीं की गई, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया। स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया, यहाँ पे भी जुडिशरी आपको नहीं दिखी। और यहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करें, जरा देखिए कि कितना ब्रॉड सेंस में इन स्टेट्स को डिफाइन करके आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया है? कर्टेल किया गया है। मैं आप सेंटर की बात करूं तो आप जरा देखिए कि सेंटर में कौन है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दूसरा जो है वो कौन सा है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। सेंटर से जरा आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? स्टेट्स मिलेंगे। तो यदि इसे इस तरीके से बनाए तो पहला कौन सा हो गया आपका? यूनियन। यूनियन से दूसरे टीयर पे जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? स्टेट्स मिलेंगे। और
यदि स्टेट से भी नीचे जाओगे तो आपको जो है ये लोकल अथॉरिटीज मिल जाएंगे। बोलो भैया, ये तीसरी अथॉरिटीज आपकी लोकल अथॉरिटीज। यहां पे कौन है? ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और कौन है? पार्लियामेंट। इन्हें भी स्टेट बना दिया गया है। जब आप 12 के अंतर्गत ये क्या है? स्टेट है। जब आप नीचे आओगे, स्टेट लेवल पर आओगे, तो स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर, इन्हें भी क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया। और नीचे लेवल पर आएंगे आप, तो ये जो अथॉरिटीज हैं आपकी कौन सी? लोकल अथॉरिटीज यानी पंचायत। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो? यानी यहां ट्राइंगल फॉर्म में बनाया जाए तो यहां पे सेंटर है और यहां पे आपकी लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज आनी है। तो आप देखिए कि यहां पे भी इसको स्टेट बनाया गया, सेकंड लेवल पर स्टेट के लेवल पर भी इससे स्टेट बनाया गया, तीसरा जो है लोकल अथॉरिटीज के लेवल पर यानी 3 टियर में आप जाओगे तो तीसरे लेवल पर भी इसे क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया। और जो अदर अथॉरिटीज हैं उन्हें भी क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया। यहां पे आप देख रहे हो यानी स्टेट जो है कितना एग्जॉस्टिव है, यानी फंडामेंटल राइट्स इन सारी बॉडीज के अगेंस्ट आपको क्या किया गया है? मिला है आपको। अब आप देखिए कि तीन ही लेवल पर यानी सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर भी जो भी है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, उन्हें स्टेट। जब आप सेकंड लेवल पर स्टेट लेवल पर आओगे तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी स्टेट। और फिर आप लोकल लेवल पर जाओगे तो लोकल लेवल पर भी जो आपकी पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज है वो भी स्टेट डिक्लेयर किया गया। और अदर अथॉरिटीज कौन होंगी? ये देखा जाएगा कि जिन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन कर दिया गया है कि दिस अदर अथॉरिटी इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट, ऐसे स्टेट के अगेंस्ट भी जो है आपको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। तो इतना वाइडर टर्म में इन्हें रखा गया है। स्टेट में अदर अथॉरिटीज में कौन आते हैं और आर्टिकल 12 एक्सप्रेसली जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। इतनी बातें यदि आपको मौलिक अधिकार में जो बेसिक तौर पर आपको जाननी चाहिए, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।